तो नमस्कार गाइज, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो गाइज इस वीडियो के अंदर ना आज आपके सामने बात करने वाला हूं मैं येस बैंक के बारे में कि क्या इस बैंक को हमें अब बाय करना चाहिए। जो इस तरह से इसकी मार्केट में बातें फैल रही हैं या जिस तरह से हम कह सकते हैं कि न्यूज़ आ रही है कि येस बैंक को इतने वॉल्यूम में बाय किया गया, येस बैंक में इतना फंड आ गया है, येस बैंक को इस कंपनी ने परसेंटेज येस बैंक में ले ली है। तो गाइज इस तरह की जो भी न्यूज़ आ रही हैं, क्या ये सच है या झूठ है, या हमें इस समय पर येस बैंक में क्या करना चाहिए। आज इस वीडियो के अंदर हम यही चीज़ जानेंगे कि हमें येस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपके साथ अपनी बात या किसी भी वेबसाइट पे आई हुई न्यूज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे बिल्कुल जेन्युइन बातों की, जो कि येस बैंक खुद अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड कर रहा है। हम सिर्फ उसी की बात करेंगे। फालतू की जो न्यूज़ आ रही है इधर उधर से, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जो हमारे पास तथ्य हैं या फिर हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास प्रूफ है, हम सिर्फ उनको लेके बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम आपको बताते हैं येस बैंक को अगर हमने पता लगाना है कि येस बैंक के अंदर कमियां हैं या ये सुधर गया है पहले से, या इसमें अब दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसी हैं इसकी, उन सब चीज़ों को जानने के लिए ना हम सबसे पहले इसको बाकी सेक्टर के बैंक्स के साथ एक बार कंपेयर जरूर करेंगे। कंपेयर करने के लिए लिया हमने एक एक्सिस बैंक, और दूसरा हमने लिया है एचडीएफसी बैंक, तीसरा लिया है कोटक बैंक। लेने को हम एचडीएफसी के साथ साथ एक और आईसीआईसीआई बैंक भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बहुत सारे बैंक के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बस टॉप 3 बैंक्स हमारे पास हैं, जो एक्सिस, एचडीएफसी और कोटक, इनके साथ ही कर लेंगे। आईसीआईसीआई के साथ भी कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें आप करके देख लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे टेक्निक समझा दी जाएगी कि किस तरीके से ये एनालाइज किया जाता है। ठीक है, हम पता लगाएंगे आज की कोटक महिंद्रा बैंक से येस बैंक अब बढ़िया कर सकता है, क्या होने वाला है, यानी कि सही मायने क्या है किसी बैंक को एनालाइज करने के, बैंकिंग सेक्टर को एनालाइज करने के सही मायने क्या है, वो हम आपको अब यहाँ पर बताने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम येस बैंक के बारे में जो बात करेंगे, हम जो दुखती रग है ना येस बैंक की, जो दुखती रग जिसको बोलते हैं, हम उसी को पकड़ने वाले हैं। अब हम आपके साथ ये भी डिस्कस कर सकते हैं। देखिए जी, 4,000 से होते हुए 20,000, 26,000, 19,000 इसका जो है प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। नेट प्रॉफिट भी अब इसका सुधार आ गया है, नेगेटिव हो गया था बीच में, अब क्राइसिस के बाद सुधार आ गया है। ये सिर्फ बातें नहीं है अब बैंक्स के अंदर डिस्कस करने वाली, क्योंकि इसके बेस पे आप एक बैंक को नहीं बता सकते कि ये बैंक बढ़िया है या घटिया है। ठीक है, बैंक को जो येस बैंक की दुखती रग है ना, उसको पकड़ने की जरूरत है। येस बैंक में हुआ क्या था, येस बैंक के अंदर क्राइसिस हुए थे, ठीक है, आपको पता है। और क्राइसिस की वजह से क्या हुआ था, इसके ऊपर क्या हुआ था, इसका लोन चुकता नहीं कर पाए थे कुछ लोग, क्योंकि उनको बिना विदाउट एनी प्रूफ दे दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसके सिर पे वो लोन की रकम इसके सिर पे पड़ गई। वो अब सारा जो इनके पास अमाउंट है वो एनपी में चला गया। अब एनपी आपको पता है कि नॉन प्रॉफिट एसेट्स होते हैं। ठीक है, जो एसेट्स इनको रिकवरी यानी कि पेमेंट नहीं दे सकते, यानी पेमेंट बना के नहीं दे सकते। ठीक है, अब एक बैंक का अंदर एसेट क्या होता है, बैंक के अंदर एसेट होता है उसका जो वो लोन देता है। अब लोन दे तो दिया, लेकिन लोन का ब्याज तो क्या आना, लोन भी मर गया। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट भी मरता है ना, तो वो सारा का सारा एनपीए में चला जाता है। तो अब इस समय बैंक के अंदर, येस बैंक के अंदर जो सबसे बड़ा क्राइसिस आया था वो एनपीए की वजह से ही आया था। इसका एनपीए बहुत ज्यादा है। सबसे पहले हम इसका एनपीए कंपेयर करते हैं। एनपीए कहाँ देखा जाता है, एनपीए क्वार्टर रिजल्ट के अंदर आएंगे, और ये ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए हम देखेंगे। ठीक है, ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से बताता हूँ। ग्रोस एनपीए वो होता है जो रियल एनपीए होता है, यानी कि अब ये परसेंटेज में दिखा रहे हैं, आप परसेंटेज में मत देखिए। वैसे आप जानिए एक बार कि ग्रोस एनपीए भी होता है कि नेट एनपीए होता है। ग्रोस एनपीए वो एनपीए होता है जो एनपीए रियल में एक एनपीए है। मान लीजिए किसी कंपनी ने 1 करोड़ का अगर लोन लिया था, तो उसमें क्या हुआ, वो 1 करोड़ अगर मर गया ना, तो वो 1 करोड़ ही एनपीए में चला जाएगा। लेकिन बैंक अपने प्रॉफिट में से निकाल के उसमें से 80 लाख रुपए रिकवर कर लेता है, तो वो किसी दूसरे तरीके से रिकवर किया उसने। लेकिन वो कहता है कि मैंने अपना जो 1 करोड़ का लॉस था वो 80 लाख उसमें रिकवर कर लिया है। तो वो प्रॉफिट में से जब वो अपने 80 लाख रुपए निकालता है तो वो 80 लाख प्रोविजन हो जाता है। उस प्रोविजन को अगर 1 करोड़ में से निकाल दो तो 20 लाख रुपए जो लॉस बचता है ना, वो नेट एनपीए में आता है। और नेट एनपीए होता है कि जो प्रोविजन निकालने के बाद अपने प्रॉफिट में से जो बैंक लॉस को कवर करने के लिए प्रोविजन निकालता है, उसको निकालने के बाद बचा हुआ जो अभी पेंडिंग अमाउंट है ना, उसको नेट एनपीए बोलते हैं। अब नेट एनपीए देखो जी, जो screener.in है इसके अंदर नेट एनपीए दिखाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज में। अगर रियल में नहीं जानना है कि नेट एनपीए क्या है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास इस कंपनी की जो वेबसाइट से बीएसई इंडिया में जो इन्होंने सबमिट कराई हुई है अपनी क्वार्टर रिजल्ट जो अपने सबमिट कराए हुए हैं, हम उन पे जाएंगे। उन पे जाने पे हमें यहाँ देखने को मिलता है नेट एनपीए। ये देखिए, ये येस बैंक है, और येस बैंक का जो नेट एनपीए इस समय है कितना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 7,76,501। लेकिन असल में क्या है कि ये जो यहाँ देखो, ये जो रकम है ना, ये लाखों में है। तो अगर हमें इसको करोड़ों में देखना तो हमें इसको 100 से भाग कर देना। तो 100 से भाग करते ही क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट खत्म हो जाएंगे। तो कितना है,
7765, यानी कि तकरीबन 7765 करोड़ रुपए का इसका जो है नेट एनपीए है। अब हम ये देखते हैं कि ये नेट एनपीए ज्यादा है या कम है, ये हमें पता होना जरूरी है। लेकिन ये कैसे पता लगेगा, ये कंपेयर करके पता लगेगा। हम चलते हैं सबसे पहले एक्सिस बैंक के ऊपर। तो एक्सिस बैंक के जो क्वार्टर रिजल्ट है उनमें भी यहाँ पे क्लिक करके हम इस फाइल पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक का नेट प्रॉफिट नेट जो है एनपी कितना है, इसका है 4780। ये भी लाखों में है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अमाउंट जो है वो इन लाख है, तो इसकी वजह से हम दो डिजिट है उसको खत्म कर देंगे, तो 4780 करोड़। अब आप एक बात देखिए, नेट जो एनपीए है वो परसेंटेज है 0.64। मतलब कि अगर इसने कहीं किसी को 1 करोड़ का लोन दिया है ना, तो उसमें से सिर्फ 64 लाख ही इसके मरे हैं, यानी कि 0.64% ही अमाउंट है। यानी कि जो ये जो बचा हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 0.64% बचा हुआ, बाकी 99.34% वापस आ गया इस बैंक के पास, ठीक है ना। तो इसका मतलब है नेट परसेंटेज जो है इसकी 0.64 है। अगर यही हम येस बैंक के मामले में देख लें तो नेट प्रॉफिट नेट जो एसेट्स है उसकी परसेंटेज कितनी है, 4.17। ये बहुत ज़्यादा है, 4.17। ये इंडस्ट्री की एवरेज से भी ज़्यादा है। अगर हम HDFC बैंक पे चलते हैं, चलो HDFC बैंक की अगर हम यहाँ पे रिपोर्ट निकालें तो नेट एनपीए इसके अंदर कितना है, ये भी लाखों में है, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट खत्म कर देंगे, तो ये हमारे पास 4847 रुपये। लेकिन इसकी परसेंटेज कितनी बनती है, 1.28, ठीक है। एक्सिस बैंक इससे बेटर काम कर रहा है। अगर बात करते हैं कोटक बैंक की, कोटक बैंक के अंदर नेट एनपी कितना है, 2143, परसेंटेज कितनी है, 0.69, ठीक है। एक्सिस बैंक की भी नियर अबाउट इतने के आसपास थी, यानी कि एक्सिस बैंक सबसे बेटर काम कर रहा है अभी। तो अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री की इस तरीके से एक बैंक की एवरेज कितनी बनती है, किसी बैंक की 0.64 है, किसी बैंक की 0.69 है और किसी की 1.28 है। तो इसके एवरेज में अगर देखा जाए तो 1% के आसपास की एक एवरेज बनती है। जबकि येस बैंक के मामले में ये चीज देखिए तो 4.17 है, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4.17 देख के नहीं पता लगता, हमें ये भी देखना होगा ये अमाउंट कितना बनता है, 4.17। तो नेट एनपीए जो इसका है वो है 7765 करोड़ रुपए। अब आप एक बात देखिए, एक्सिस बैंक का जो भी एनपीए होते हैं ना, उनकी रिकवरी कहाँ से की जाती है। जो एनपीए जो होते हैं ना, जितने भी ये बैंक के जो एनपीए हैं, ये 4780 करोड़ जो एक्सिस बैंक का है, ये कहाँ से रिकवरी होगी, ये रिकवरी होगी या तो एआरसी किसी कंपनी से, ठीक है। जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, एआरसी कंपनीज होती हैं जो एसेट्स को रिकवरी करती हैं, ठीक है। या तो उन कंपनी की तरफ से कोई फंडिंग आएगी, ठीक है, वो इस किसी भी एनपीए की जिम्मेवारी ले लेते हैं, तो वो उनको फंड दे देते हैं। या तो उन कंपनीज की तरफ से ये फंड रिकवर होगा, या फिर ये एक्सिस बैंक क्या करेगा, अपने क्वार्टरली इन रिजल्ट्स में से, नेट प्रॉफिट में से इनको निकालेगा, ठीक है। अब आप एक बार देखिए, इसका अमाउंट कितना है, 4780 करोड़, और इसका नेट प्रॉफिट क्वार्टरली कितना है, 4300 करोड़। तो इसका मतलब है कि 1 या 1.5 किस्त के अंदर 1 या 1.5 बार के जो प्रॉफिट होता है ना क्वार्टरली, यानी कि 3 से 6 महीने के अंदर ये अपना नेट प्रॉफिट को, जो नेट एनपीए है उसको खत्म कर सकता है। जो एक्सिस बैंक है वो 1 से 2 क्वार्टर के रिजल्ट से अपने नेट एनपीए को खत्म कर सकता है। तो इसका मतलब एक्सिस बैंक काफी सेफ बैंक है, ठीक है, एनपीए के मामले में। और अगर बात करें एचडीएफसी की, तो एचडीएफसी का नेट कितना है, 4887। और अगर इसकी बात करें कि 4887 करोड़ रुपए इसने रिकवर करने क्या कर सकता है अपने क्वार्टरली रिजल्ट में से, तो देखा जाए तो इसका कितना प्रॉफिट है, यानी कि इसके पास तो 9580 है, यानी कि ये तो डबल प्रॉफिट में है। ये तो अपनी पहली ही एक ही किस्त में से आधा प्रॉफिट खत्म करके भी ये अपना नेट एनपीए खत्म कर सकते, यानी कि एचडीएफसी यहाँ पर देखा जाए तो एक्सिस बैंक से बेटर निकल जाता। अब कोटक बैंक की बात करते हैं। कोटक बैंक के अंदर जो नेट एनपीए है वो 2143 करोड़ है, और इसका जो क्वार्टरली प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है इसके पास 2755, यानी तकरीबन हद से ये भी दो क्वार्टर रिजल्ट में से अपना प्रोविजन निकाल के उसे नेट एनपीए को खत्म कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम अपना येस बैंक को, कि येस बैंक का कितना प्रॉफिट है। येस बैंक का एनपीए कितना है, 7765 करोड़, ठीक है। अब इसके पास प्रॉफिट कितना है, अगर क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो येस बैंक के पास सिर्फ 311। अब आप खुद देखिए 311 करोड़ है, अगर 300 करोड़ की रिकवर 300 करोड़ ही प्रोविजन में ये बैंक निकालने लग जाए तो भी 7765 करोड़ को रिकवर करने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब येस बैंक बहुत ही ज्यादा अभी लॉस में चल रहा है, ये बहुत ही ज्यादा लॉस में है। अब आप येस बैंक को यहाँ पर देखोगे नेट प्रॉफिट जी ठीक है जी, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आ गया, चल गया जी, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ यहीं की गेम नहीं है, ये क्वार्टरली रिजल्ट है। आप देखेंगे यहाँ पर नेगेटिव थे, उसके बाद लगातार सुधरते जा रहे हैं, भाई सुधरते जा रहे हैं, ये बात सच है। ये अमाउंट उतना नहीं है कि जिस अमाउंट से आप इसके लिए प्रोविजन निकाल सकें, ये अमाउंट बहुत ज्यादा है। अगर किसी बैंक का 2 करोड़ इनकम है और 1 करोड़ का एनपीए तो बड़े आराम से उतार देगा। अब जिस बैंक का इनकम ही 10 लाख है और 1 करोड़ का एनपीए उसके सिर पे है, तो वो कैसे निकालेगा। और इस काम के लिए अब आती है बात, जो जरूरी बात आपके साथ करनी थी, जो आजकल फैल रही है। हम सबसे पहले बात करते हैं जो हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल है, इसके अंदर कुछ बताया हुआ है। जो अगर हम येस बैंक
की कॉन्फ्रेंस कॉल निकालते हैं, उसकी ट्रांसक्रिप्ट के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे को देखने को मिलती है, जो कि इस कंपनी के डायरेक्टर वगैरह हैं जो भी, उन्होंने कुछ बातें कही थी, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। एक बार देखिए, हम सारा का सारा BSE की वेबसाइट से डाटा निकालते हैं, कोई मनी कंट्रोल कहीं से नहीं निकालते हम। देखो इन्होंने बताया यहाँ पे, किन्होंने बताया, मिस्टर प्रशांत कुमार जी ने, ठीक है, प्रशांत कुमार जी ने बताया, बैंक हैज साइंड ए बाइंडिंग टर्म शीट विद द पोटेंशियल ARC पार्टनर टुवर्ड्स सेल ऑफ स्ट्रेस एसेट्स। अब इस बात का मतलब क्या है, इन्होंने बताया कि ARC एक कंपनी है, ARC टाइप की एक कंपनी है, जो जिसका मतलब होता है एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये कंपनी क्या करती है, जो कंपनी में नेट NPA होते हैं ना, जो डेड हो चुके थे, यानी कि मान लो कि कोई बंदा है, उसने बैंक को लोन वापस नहीं किया, तो उससे निकलवा लेती है ये कंपनी किसी तरीके से, ठीक है। ये उस चीज़ की जिम्मेवारी है, गुंडागर्दी वाली कंपनी होती है, कहने का मतलब समझ रहे हो आप, वो अपने आप निकलवा लेती है। तो अब यस बैंक की जो 48,000 करोड़ का नेट NPA कहीं फंसा हुआ है ना, जो वो ये ARC कंपनी है, जिसका नाम है JC फ्लोर्स। ये ARC कंपनी, JC फ्लोर्स जो कंपनी है, ये इसका 48,000 करोड़ का नेट NPA अपने सिर पे ले रही है। तो ये जो इसका नेट NPA है वो अपने सिर पे लेगी, और जिससे इस कंपनी के अंदर सुधार आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर इस करोड़ का जो स्ट्रेस एसेट है, यानी कि स्ट्रेस एसेट मतलब कि ये जो इसका NPA है, उसका 48,000 करोड़ का NPA अपने सिर पे लेगी, जिससे इसको बेनिफिट मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि हाँ भी एक 48,000 करोड़ ये आ जाते हैं, और उसके बाद और भी फंडिंग बैंक को मिल रही है। बैंक को फंडिंग कहाँ से मिल रही है, अब वो चीज़ और देखते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पर इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर जो BSE की रिपोर्ट है, इसके अंदर इस कंपनी ने क्लियर कर रखा है, आई थिंक इसके अंदर क्लियर किया हुआ है शायद। एक मिनट देखते हैं ओपन करके इसको। अगर इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर, हाँ, इसके अंदर दिखा रखा है इंक्रीज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ बैंक फ्रॉम 6200 करोड़। अब ये बैंक क्या कर रहा है, 6200 करोड़ के जो है अपने राइट इश्यू जनरेट करेगा, ठीक है। और उससे क्या होगा कि इतने 6200 करोड़ की फंडिंग इसको कौन दे रहा है, ये फंडिंग दे रही है इसको ये दो कंपनियां। ये देखिए, इसका नाम है मैं हो सकता है कि बोलने में स्पेल थोड़ा सा गलत कर जाऊं, द कार्लेले ग्रुप, और एक है वेरवेंटा। तो ये दो कंपनियां हैं जो कि 62,000 करोड़ इसके अंदर 6200 करोड़ सॉरी इन्वेस्ट करेंगी, जिससे इनको परसेंटेज मिलेगी इस कंपनी के अंदर। इस कंपनी के अंदर वो इन्वेस्ट करेंगे और इसके अंदर साझेदारी ले लेंगे, जिससे क्या होता है, इसके शेयर होल्डर ये भी कंपनी बन जाएंगी और ये NPA को रिकवर करेंगी। और उसके बाद इसको 6200 करोड़ का इसका एक तो फंड उन्होंने दे दिया, और उधर से 48,000 करोड़ का होता है, 50,000 करोड़ की फंडिंग कंपनी को हो गई है। तो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि अब यस बैंक यहाँ से रिकवरी कर सकता है, जिससे कि ये अब प्रॉफिट में जाने की पूरी उम्मीदें रखते हैं हम। इसी वजह से ये यस बैंक का जो चार्ट देख रहे हो आप, जून 22 में इसका प्राइस था तकरीबन 12 साढ़े 12 रुपए के आसपास, और अब ये 17 रुपए का प्राइस टच कर गया है, जिसका मतलब है कि इसमें जो तेजी आ रही है उसमें हाई वॉल्यूम आ रहा है। ये देखिए कितना हाई वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम कितना आया यार, 800 मिलियन 900 मिलियन के आसपास का इसके अंदर वॉल्यूम आया, जिसकी वजह से ये स्टॉक अब अपना जंप मारने को तैयार हो रहा है। तो अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है, जैसे ही अभी इस महीने की शायद 24 तारीख के आसपास ये जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं साइन हो जाएंगे। जैसे वो साइन हो जाएंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट्स के साइन होने के बाद हमारे जो स्टॉक है ये 17 के लेवल को दोबारा से क्रॉस करने की कोशिश करेगा, और हम इसके अंदर अपनी पोजीशन बना लेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अपना एक और एनालिसिस जरूर कर लेना। सिर्फ मेरे भरोसे यार किसी भी बैंक को या किसी भी स्टॉक को बाय करने की जरूरत नहीं है। हमारा काम यहाँ सिर्फ आपको एक स्टडी देना है, जो एक रियल स्टडी है। मैं इसमें बाय करके बैठा हूँ या नहीं यार, मैं सच में इसके अंदर अपनी एक होल्डिंग बना के बैठा हूँ। मेरे पूरे पोर्टफोलियो का 10% हिस्सा जो है यस बैंक के पास है, और 10% हिस्सा मैंने यस बैंक को दे रखा है। और वो दिया भी हमने किस लिए है, इसी वजह से जो स्टडी मैंने आपको दी है ना अभी करके, जिसमें ये सारे बैंक को कंपेयर किया है, जो इनके NPA है उनको चेक करके स्टडी है, पूरी एक जेन्युइन स्टडी है। देखो मैंने कोई न्यूज़ नहीं खोली, मैंने मनी कंट्रोल नहीं खोला। जैसे ये देखो, अगर यहाँ पे मनी कंट्रोल खोल भी रखा है ना, तो भी इनके अंदर एक NPA को मैंने कहते हैं ना कि एक बार दोबारा से चेक करने के लिए कि हाँ कहीं किसी में कहीं आंकड़े गलत तो नहीं है, उन सभी आंकड़ों को चेक करने के लिए मैंने मनी कंट्रोल खोला हुआ है। इसके अलावा कोई न्यूज़ नहीं मैं देखता, यहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं दिखाई मैंने आपको, सिंपल एक आंकड़ों के बेस पे आपको मैंने पूरी कैलकुलेशन करके दिखाई है। और जो यस बैंक है, अब उसको यहाँ से अपना लॉस जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन निकालने, इन नेट प्रॉफिट में से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या प्रोविजन से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी रिकवरी वैसे ही हो जाएगी और कंपनी को फंडिंग अच्छी मिलेगी, और यहाँ से यस बैंक दौड़ने को तैयार हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि यस बैंक आप सबको भी बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के देगा। फिलहाल तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और अगर इसी तरह की स्टडीज़ आपको और भी चाहिए तो हम धीरे धीरे करके वीडियोस बनाते रहेंगे। हफ्ते में 3 से 4 हमारी वीडियोस आया करेंगी, और आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर पसंद आए तो हम ऐसी और भी वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, धन्यवाद।